बारिश में 5 जुगाड़ू बहू का गुफा में घर, खेती और रसोई। यार क्या बात है, आज तुम दोनों तो ज्यादा ही ओवर टाइम कर रहे हो। मैं तो 8 घंटे की शिफ्ट में ही थक जाता हूँ। यार ये लालच नहीं है, तुझे तो पता है ना हमारा घर कच्चा है और अब बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश में हमारा घर टपकता है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले ही घर की छत पक्की करवा लें। अंकित और मोहित वापस से अपने काम पर लग जाते हैं। इधर संदीप एक इन्वेस्टर है जो अमित को अंकित और मोहित से बातें करते हुए सुन लेता है। संदीप अमित के पास आता है। हेलो, मेरा नाम संदीप है। मैंने अभी आपको बात करते हुए सुना, आप घर बनाना चाहते हैं ना? ये सुनकर अमित और दीपक हैरान हो जाते हैं। हाँ, पर आपको कैसे पता लगा? असल में मैंने आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए सुन लिया, तो सोचा आप लोगों की मदद कर दूं। दरअसल मैं एक बैंक अधिकारी हूं और मैं गरीब लोगों की मदद करता हूं। गरीब लोगों की मदद करते हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखो, आपको घर बनाना है लेकिन अभी आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं। अगर आप अपने पैसे बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो 20 दिन में वो 5 गुना हो जाएंगे। ये सुनकर अमित और दीपक के चेहरे पर खुशी छा जाती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ जी, ऐसा हो सकता है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद बैंक जाकर अपने पैसे जमा कराओ और 20 दिन के बाद 5 गुना पैसे निकलवा लेना। नहीं भाई, हम सीधे साधे लोग हैं, हम कभी बैंक नहीं गए। आप ही हमारी तरफ से काम कर देना, लेकिन 20 दिन बाद हमें पैसे चाहिए होंगे क्योंकि हमें घर बनाना है। अरे हाँ बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, 20 दिन बाद ही आपके पैसे निकल जाएंगे। अमित संदीप को लेकर घर आ जाता है और अब तक जो भी पैसे इकट्ठा किए थे वो सब संदीप को दे देता है। संदीप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन अमित और दीपक किसी की बात नहीं सुनते और अपने काम में लगे रहते हैं। एक दिन सरला, राजेश और घर के सभी सदस्य घर पर होते हैं। तभी पांचों बेटे काम से घर लौटते हैं। पापा पापा, मैंने कहा था ना मेरे लिए मैगी लेकर आना, आप लेकर नहीं आए क्या? अरे बेटा, मैं तो भूल गया। बेटा, तेरे पापा तो हर बार ही भूल जाते हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इतने में माही भी वहाँ आ जाती है। और चाचू, मेरे लिए क्या लेकर आए हो आप? गुड़िया रानी, देखो तुम्हारे लिए भी है। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी गोलू निशा के पास जाता है। चाची चाची, अपने मैजिक से इस मैगी को बहुत टेस्टी बना देना, बिल्कुल होटल जैसी। हाँ बिल्कुल, बस आप मुझे 5 मिनट दो, मैं 2 मिनट वाली मैगी 5 मिनट में बना कर लाती हूँ। निशा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। दरअसल निशा खाना बनाने में एक्सपर्ट है। वो झटपट रसोई में मौजूद सब्जियां काटती है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर उसमें जीरा चटकाती है और फिर मैगी मसाले और सब्जियां डालकर चूल्हे पर मैगी तैयार करती है। इनकी रसोई अभी कच्ची है। थोड़ी ही देर में मैगी की खुशबू पूरे घर और मोहल्ले में फैल जाती है। तभी पड़ोसन पूनम वहां आ जाती हैं। अरे क्या बना दिया है तेरी बहू ने जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? कुछ नहीं काकी, भाभी ने तो बस मैगी बनाई है। बैठ जाइए, आपके लिए भी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम लोग ही खाओ, मैं तो ऐसे ही आ गई थी। पूनम वहां से चली जाती है। इधर सभी लोग बैठकर मैगी खाते हैं और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन बारिश का मौसम आ जाता है। सुनिए जी, हम अपना घर पक्का कब बनवाएंगे? देखो ना, जैसे जैसे बादल घिरते हैं मुझे बहुत चिंता होने लगती है। फिर वही घर का टपकना याद आ जाता है। पूजा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इस बार हम अच्छा सा घर बनवाएंगे जिसमें हम सबके अलग अलग कमरे होंगे और मम्मी पापा का भी अलग कमरा होगा। अमित का आत्मविश्वास देखकर पूजा भी निश्चिंत हो जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। इधर संदीप से इनकी फोन पर लगातार बात होती रहती है। भैया, अभी मेरी संदीप से बात हुई थी। वो कह रहा था कि 20 दिन पूरे होने में अभी 2 दिन बाकी हैं और पैसे 20 दिन बाद ही निकलेंगे। तब तक तुम अपने घर की छत वगैरह उतरवा लो। हाँ सही कह रहा है, 20 दिन पूरे होते ही हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तब तक हम घर की पुरानी छत और टूटे हुए हिस्से हटा देते हैं ताकि बाद में नया काम शुरू करने में आसानी रहे। वैसे भी लोग कह रहे थे कि वो फ्रॉड है, लेकिन हमारी तो उससे रोज बात हो रही है। अमित और दीपक ने ये बात घर में किसी को नहीं बताई थी। संदीप पर उन्हें पूरा भरोसा हो गया था। इसी भरोसे में दोनों अपने घर की तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। अभी बारिश नहीं आती, इसलिए खुले में रहने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। 20 दिन बाद अमित और दीपक संदीप को फोन करते हैं।
लेकिन वो फोन नहीं उठाता। भैया मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कहीं अंकित और मोहित की बात सच ना हो जाए। अरे नहीं भाई, बिजी होगा या फिर नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। दोनों भाई सुबह से शाम तक लगातार फोन करते रहते हैं। उसके दिए हुए पते पर भी जाकर देखते हैं, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। अब दोनों को एहसास होता है कि उनके पैसे डूब चुके हैं। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरों की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? तुम तो कारीगर लेने गए थे ना, क्या हुआ? राजेश की बात सुनकर अमित रोने लगता है। अरे आप लोग कुछ बताओगे या ऐसे ही मुंह बनाकर रखोगे? क्या हुआ? दरअसल 20 दिन पहले हमसे एक आदमी मिला था। उसने कहा था कि 20 दिन में हमारे पैसे 5 गुना हो जाएंगे। हमने घर के लिए जो पैसे जोड़े थे सब उसे दे दिए। पहले तो वो लगातार हमसे बात कर रहा था, लेकिन अब वो हमारा फोन नहीं उठा रहा है। ये सुनकर घर के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन शिवम और गोपाल को बहुत गुस्सा आता है। भैया कम से कम हमसे पूछ तो लेते, आजकल ऐसे फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। और नहीं तो क्या, देखो मिल गई ना सजा। हमने तो अपना घर भी तोड़ दिया है, ऊपर से बारिश भी आने वाली है। पांचों भाइयों में बहस होने लगती है। तभी सरला उन्हें समझाती है। अरे बेटा ऐसे लड़ो मत, वो कहते हैं ना कंगाली में कलेश होता है। अब जो होना था वो तो हो गया, अब ये सोचो कि आगे करना क्या है। हाँ बिल्कुल, मम्मी जी सही कह रही हैं। सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मी मम्मी, हमारा घर तो टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मी मैं पूरी भीग गई हूँ, क्या हमें बारिश में ही रहना पड़ेगा? सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मम्मी इससे अच्छा है कि हम पिंकी आंटी या पूनम आंटी से पूछ लें। अगर वो आज रात हमें अपने घर रुकने दे तो कल सुबह सब मिलकर कोई जुगाड़ कर लेंगे। हाँ निक्की सही कह रही है, हमें इन लोगों से मदद लेनी चाहिए। पूरा परिवार पड़ोसन पिंकी के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे तुम लोग बारिश में ऐसे कहाँ घूम रहे हो? तुम्हारे घर तो आज कारीगर लगने वाले थे ना। बहन कारीगर आज आए नहीं, और देखो हमने तो अपने घर की छत भी उतरवा दी है। क्या आज रात हम तुम्हारे घर रुक सकते हैं? अरे बहन हमारा घर देखो कितना छोटा है, और तुम लोग तो पूरे 15 लोग हो, मैं कैसे रख पाऊंगी? आंटी हम सब एक ही कमरे में रह लेंगे। माफ करना बेटा, हमारे घर में जगह नहीं है। पिंकी उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। मजदूर होकर पूरे परिवार को अपने टूटे हुए घर में ही रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह होती है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। यहाँ भी हम भीग रहे हैं, और अगर घर से बाहर निकलेंगे तब भी भीगेंगे। हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही है, कम से कम बाहर जाकर हमें झोपड़ी बनाने का सामान तो मिल जाएगा। वहाँ गाँव में तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। दरअसल ये परिवार हिमाचल के एक छोटे से गांव में रहता है। यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल है। दोनों बहुओं की बात सुनकर राजेश कहते हैं, हाँ बिल्कुल, बहुएं सही कह रही हैं। जंगल से बांस वगैरह काट कर अपनी झोपड़ी बना लेंगे और उस पर घास फूस की छत डाल लेंगे। कम से कम बारिश से तो बच जाएंगे। यहाँ गांव में तो कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं है। चलो फिर हम अपना जरूरी सामान उठा लेते हैं, सारा सामान तो साथ नहीं ले जा पाएंगे। पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा जरूरी सामान उठाकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ऐसी साफ जगह नहीं दिखती जहां वो झोपड़ी बना सकें या रात गुजार सकें। यहाँ से थोड़ी दूरी पर शहर है। फिलहाल तो हमें जंगल में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि शहर में भी हम कहाँ जाएंगे। बारिश और तेज हो जाती है। उधर दोनों बच्चों को भी जोरों की भूख लग जाती है। मम्मी खाने को कुछ दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। और मेरे तो सारे कपड़े भी भीग गए हैं, पता नहीं अब बारिश कब बंद होगी। दादू आज हम कहाँ रुकेंगे? क्या आज भी ऐसे खुले में सोना पड़ेगा? बच्चों को इस तरह रोता देखकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तभी सरला दोनों बच्चों को अपनी गोद में बिठा लेती है। मेरे दोनों बच्चे तुम यहाँ आ जाओ। निक्की अपने साथ लाए हुए खाने में से थोड़ा सा खाना निकालकर केशव और माही को खिला देती है। सभी लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी नैना की नजर एक बड़ी सी चट्टान पर पड़ती है। वो देखो वहाँ कितनी बड़ी चट्टान है। हाँ, और ये दूसरी तरफ झुकी हुई है। इसका मतलब अगर हम वहाँ गए तो इसके नीचे हमें बारिश नहीं लगेगी। पर भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि चट्टान दूसरी तरफ झुकी हुई ना हो और हमें वापस यहीं आना पड़े।
तो एक बार जाकर देख लेते हैं ना। पूजा, सावन, नैना और गोपाल चट्टान की दूसरी तरफ देखने जाते हैं। तभी पूजा का ध्यान अंदर बनी हुई एक गुफा पर पड़ता है। अरे ये क्या, इसमें तो अंदर की तरफ गुफा है। पूजा की बात सुनकर नैना उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लेती है। नहीं दीदी, गुफा में तो शेर रहते हैं, अगर अंदर कोई जंगली जानवर हुआ तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। पूजा हिम्मत करके गुफा के अंदर जाती है। उसने देखा कि गुफा का अंदरूनी हिस्सा दो बड़े भागों में बटा हुआ था, जो बिल्कुल कमरों जैसा लग रहा था। अरे अंदर तो आओ, देखो यहाँ तो कितनी अच्छी जगह है। यहाँ बारिश तो क्या, एक बूंद भी नहीं आएगी। गोपाल, नैना और सावन भी अंदर आकर देखते हैं। अरे हाँ, सच में ये तो बहुत बड़ी है। यहाँ तो हम आराम से रह सकते हैं। सभी लोग वापस जाकर पूरे परिवार को उस गुफा में ले आते हैं। अरे वाह, यहाँ तो भाई बड़ी गर्माहट महसूस हो रही है। बाहर तो बारिश की वजह से बड़ी ठंड हो गई है। मम्मी, मेरे कपड़े भीग गए हैं, मुझे कपड़े बदलने हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों के कपड़े तो मैंने संभाल कर रख लिए थे। निक्की दोनों बच्चों के कपड़े बदल देती है। इनके पास थोड़ा बहुत खाना ही बचा था, इसलिए बड़े लोग नहीं खाते ताकि बच्चों को बाद में भूख लगे तो उनके लिए कुछ बचा रहे। इस तरह पूरा परिवार गुफा में ही रात गुजार देता है। अगली सुबह होती है। अरे वाह, गुफा में तो बहुत ज्यादा जगह है। यहाँ तो मैं अपनी रसोई आराम से जमा सकती हूँ और अच्छा अच्छा खाना भी बनाऊंगी। खाना तो तभी बनेगा ना जब हमारे पास खाना बनाने की चीजें होंगी। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिर ढकने की जगह तो मिल गई, लेकिन हम लोग खाएंगे क्या? बेटा चिंता मत करो, तुम कोशिश करो, भगवान तुम्हें काम भी जरूर देगा। हाँ मम्मी सही कह रही है। मैं कह रहा था ना कि यहाँ से शहर बिल्कुल पास है। हमें शहर जाकर काम ढूंढना चाहिए, कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। पांचों भाई खाली पेट ही काम की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर बाकी लोग भी परेशान हैं। जंगल में तो आ गए, लेकिन यहाँ खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। तभी दोनों बच्चे भी उठ जाते हैं। मम्मी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पानी कहाँ है? कल से तो बारिश हो रही थी, इसलिए ज्यादा प्यास नहीं लगी, लेकिन अब तो पानी ढूंढना ही पड़ेगा। पता नहीं आसपास पानी कहाँ मिलेगा। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मम्मी पापा, आप लोग चिंता मत करो, हम जंगल में हैं। यहाँ कहीं ना कहीं पानी का स्रोत तो मिल ही जाएगा। हाँ भाभी, चलो जंगल में चलते हैं, कुछ खाने पीने का भी देख लेंगे, कहीं ना कहीं फल सब्जी तो मिल ही जाएगी। वंदना, निक्की और निशा तीनों पानी और खाने की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। इधर निधि और पूजा बच्चों को संभालती हैं। निधि देखो तो, इस गुफा को हम और भी अच्छा बना सकते हैं। मेरे दिमाग में तो बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आ रहे हैं। दीदी, मुझे पता है जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है तो आप उसे पूरा करके ही मानती है। बच्चों को मैं संभाल लूंगी, आप निश्चिंत होकर अपना काम शुरू कीजिए। हाँ, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो यही गुफा हमारे परिवार का नया घर बन जाएगी। पूजा तुरंत जंगल की तरफ निकल जाती है और वहाँ से कुछ नुकीले व मजबूत पत्थर इकट्ठा करके वापस गुफा में आती है। वो गुफा की उभरी हुई चट्टानों और नुकीली सतहों को धीरे धीरे घिसकर समतल करने लगती है। अपनी आर्किटेक्चर की समझ का इस्तेमाल करते हुए वो गुफा के प्राकृतिक हिस्सों को इस तरह आकार देने लगती है कि आगे चलकर उन्हें 5 अलग अलग कमरों में बदला जा सके। दूसरी तरफ निधि बच्चों की देखभाल के साथ गुफा के अंदर का सामान भी व्यवस्थित करने लगती है। लगातार 2-3 घंटे की मेहनत के बाद गुफा का रूप पहले से काफी बदल चुका था, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी था। निक्की देखो, यहाँ से पानी की आवाज आ रही है, शायद यहाँ कोई झरना है। हाँ हाँ, चलो जाकर देखते हैं। तीनों आगे जाकर देखती हैं, थोड़ी ही दूरी पर एक झरना बह रहा था। चलो, पानी तो मिल गया। वैसे इस जंगल में सेब के पेड़ भी मिल जाते हैं ना? इस जंगल में क्या, पूरे हिमाचल में आसानी से सेब के पेड़ मिल जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा सेब ही होते हैं। बातें करते करते वो आगे बढ़ती हैं। तभी निशा की नजर एक सेब के पेड़ पर पड़ती है। देखो देखो, वहाँ कितने बड़े बड़े सेब लगे हुए हैं। सेब देखकर तीनों खुश हो जाती हैं। निक्की पेड़ पर चढ़कर सेब तोड़ने लगती है, जबकि वंदना और निशा नीचे उन्हें इकट्ठा करती हैं। तभी निक्की की नजर पेड़ पर बैठे एक लंगूर पर पड़ती है। भाभी भागो, यहाँ लंगूर है। लंगूर का नाम सुनते ही तीनों जान बचाकर भागती हैं। थोड़ी दूर जाकर तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। बाप रे, वो तो बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर बैठा था। मैं तो सोच रही थी कि कहीं मेरी चोटी ही न पकड़ ले। हाँ, फिर तुम बिना बालों के कैसे घूमती, पूरी गंजी हो जाती। वंदना की बात सुनकर निशा और निक्की हंसने लगती हैं। इसके बाद तीनों पानी और सेब लेकर गुफा में वापस आ जाती हैं।
वहां पहुंचकर पूजा की कलाकारी देखकर तीनों खुश हो जाती हैं। अरे वाह भाभी, आपने तो इस गुफा को पूरा ही बदल दिया। अभी तो काम आधा ही हुआ है, जब पूरा हो जाएगा तब देखना। तो आप काम पूरा कीजिए, हम सब भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये पानी पी लीजिए और सेब खा लीजिए। सुबह से हम में से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। निशा सबके लिए सेब काट कर ले आती है और सभी को बांट देती है। चलो भैया, प्रकृति ने हमारी मदद तो की। इंसानों ने भले ही हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने हमें सिर छुपाने की एक जगह जरूर दे दी। हाँ जी, सही कह रहे हो, सब ऊपर वाले की ही कृपा है, वरना जंगल में हमें सिर ढकने की जगह कहाँ मिलती। इतनी गरीबी और मुसीबत के समय भी सरला का पूरा परिवार भगवान का शुक्रिया अदा करता है। सभी लोग मिलकर सेब खाते हैं, बच्चों को पानी मिल जाता है और अब बच्चे भी पूजा के साथ काम में लग जाते हैं। ताई जी देखो, मैंने भी आपके जैसे इस नुकीले पत्थर को घिस दिया। अरे वाह मेरी शेर, बिल्कुल अपनी ताई पर गई है। धीरे धीरे पूरा परिवार उस गुफा से इतना घुल मिल जाता है कि अपने सारे दुख भूलने लगता है। तभी सरला दूर खड़े होकर पूरे परिवार को देखती है। सही कहते हैं लोग, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कल रात तक हम जंगल में भटक रहे थे और आज देखो हमारा पूरा परिवार एक साथ है, खुश है। बस मेरे बच्चों को काम भी मिल जाए। तभी पांचों भाई भी वापस आ जाते हैं। वो भी पूजा की कलाकारी देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई काम नहीं मिला क्या? पापा अभी तो नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा। हमने कई जगह कोशिश की है। हाँ बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, अगर उसने मुश्किलें दी है तो वही उसका हल भी निकालेगा। सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मम्मी भूख लगी है, अब रोटी क्यों नहीं बना रही? हाँ मम्मी, हमारे घर में रोटी कब बनेगी? फलों से पेट नहीं भरता, बहुत ज्यादा भूख लगी है। बच्चों की बातें सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं। मम्मी भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन क्या करे, खाना आएगा कहाँ से? पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। बहन तू चिंता मत कर, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। उधर वंदना बचे हुए सेब काटकर सबको बांट देती है। आज भी सभी को थोड़ा सा सेब खाकर और पानी पीकर ही रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह चलो भैया निकलते हैं, भगवान करे आज हमें काम मिल जाए। हाँ मेरे बच्चों, जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। पांचों भाई फिर काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। उनके पास छाता भी नहीं था, इसलिए सभी पूरी तरह भीग जाते हैं। हे भगवान, कैसी मुसीबत है, अच्छा खासा काम ढूंढने निकले थे और ये बारिश शुरू हो गई। भैया ऐसे हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा यार, कब तक हिम्मत रखें? अब तक 4 जगह कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। तभी दोनों भाइयों की नजर एक बड़ी कपड़ों की दुकान पर पड़ती है। भैया एक बार वहां जाकर भी पूछ लो, शायद उन्हें किसी आदमी की जरूरत हो। सावन दुकान के अंदर जाता है। भाई साहब, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है। भाई हाँ, हमें एक लड़के की जरूरत तो है। हिसाब किताब आता है? जी हाँ, सब आता है, आप एक मौका दीजिए। ठीक है, फिर ग्राहकों का बिल बनाकर मुझे देना होगा। दुकानदार सावन को नौकरी पर रख लेता है। सावन के चेहरे पर खुशी लौट आती है। इधर अमित और दीपक को भी एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है, जिससे वो घर का राशन खरीदकर गुफा में लौटते हैं। पापा सामान ले आए, आज तो हम रोटी सब्जी खाएंगे। हाँ मम्मी, आज तो अच्छी सी सब्जी बनाना। घर का राशन देकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। राजेश के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। बच्चों, तुम्हें कहाँ कहाँ काम मिला है? पापा हम दोनों ने मजदूरी की है, तभी तो हमें आज ही पैसे मिल गए। तुमने सही किया बेटा, वरना लोग महीने के बाद ही पैसे देते हैं। हाँ मम्मी, मुझे सैलरी तो 1 महीने बाद मिलेगी, लेकिन अगर भैया लोग ऐसे ही काम करते रहे तो तब तक घर का खर्च आराम से चल जाएगा। गोपाल और शिवम चुपचाप बैठे रहते हैं। उन्हें देखकर सरला और राजेश सब समझ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अब 3 लोगों को तो काम मिल गया है, इससे भी काम चल जाएगा। तुम लोग ऐसे निराश मत हो। अरे वाह, आज तो मैं अपनी गुफा वाली रसोई में खाना बनाऊंगी। भाभी खाना तो तभी बनेगा जब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ होंगी। आपने अभी तक चूल्हा भी नहीं बनाया। चूल्हा बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन पहले लकड़ियाँ लेकर आते हैं। निशा तुम खाना बनाने की तैयारी करो, नैना तुम्हारी मदद कर देगी। मैं और दीदी जंगल से लकड़ियाँ लेकर आते हैं। पूजा और निधि जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाती हैं। इधर नैना
चूल्हा तैयार कर देती है और निशा खुशी खुशी अपनी गुफा वाली रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद निक्की एक एक करके परिवार के सभी लोगों को खाना परोस देती है। ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों बाद खाना खाया हो। हाँ भैया, सच में बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। आज तो चाची के हाथ का खाना खाकर मजा ही आ गया। बच्चों की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी सरला कहती है, निक्की, निधि, पूजा, अब तुम लोग भी खाना खा लो। जैसे ही बहुएं खाना खाने बैठती हैं तभी पानी खत्म हो जाता है। अरे पानी तो खत्म हो गया। अरे पानी कौन सा इतनी दूर से लाना है, यही पास में तो झरना है, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। निक्की और वंदना पानी लेने जाती हैं। तभी वंदना की नजर झरने के पास बने एक छोटे से तालाब पर पड़ती है। अरे निक्की देखो, यहाँ छोटा सा तालाब है, यहाँ तो हम मछली पालन कर सकते हैं। और तुम्हें पता है बाजार में मछलियाँ बहुत महंगी बिकती है। अरे भाभी, मैंने तो मछली पालन का बस नाम ही सुना है, ये कैसे होता है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने बचपन से अपने पापा के साथ मछली पालन में उनका हाथ बटाया है। हाँ ठीक है, आप कर लेना मछली पालन। फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है, चलो जाकर खाना खाते हैं। दोनों वापस आ जाती हैं और फिर पांचों बहुएं और निक्की साथ बैठकर खाना खाती हैं। आज सच में पूरा परिवार बहुत खुश था। ऐसे ही सभी लोग गुफा वाले घर में सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। निशा सभी के लिए हल्का फुल्का नाश्ता तैयार करती है। पांचों भाई काम के लिए निकल पड़ते हैं। इधर घर पर पूजा दीदी, देखो तो यहाँ की मिट्टी कितनी उपजाऊ है और कितनी सारी खाली जगह भी है। कितना अच्छा होगा अगर हम यहाँ खेती कर ले। हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे भी यहाँ से बाजार बहुत दूर है, हमारे घर की सब्जियाँ तो यही हो जाएगी। हाँ, और अगर ज्यादा हो गई तो बाजार में बेचकर कुछ पैसे भी कमा लेंगे। पूजा को निधि की बात अच्छी लगती है। दोनों गुफा के बाहर खाली पड़ी जमीन साफ करने लगती हैं। तभी वंदना को मछली पालन वाली बात याद आ जाती है। वो चुपचाप घर से पानी लेने का बहाना बनाकर निकल जाती है। पास की नदी में वो 2-3 मछलियां पकड़ने की कोशिश करती है। अरे तुम मुझसे इतनी दूर क्यों भाग रही हो? मैं भी तो तुम्हें दूसरे पानी में डालकर पालूंगी, प्लीज मेरे पास आ जाओ ना। वंदना के पास जाल नहीं था, इसलिए वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, मुझसे ही गलती हो गई जो खाली हाथ आ गई। अभी तुम्हारा पसंदीदा खाना लेकर आती हूँ। वंदना वापस गुफा वाले घर में आती है। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर फिर नदी के पास जाती है। ये देखो तुम्हारा पसंदीदा खाना ले आई हूँ, अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जैसे ही वंदना मछलियों को आटे की गोलियां डालती है, मछलियां तुरंत खाने के लिए पास आ जाती हैं। वंदना 2-3 मछलियां पकड़कर उन्हें तालाब में छोड़ देती है और फिर घर लौट आती है। इधर पूजा और निधि जमीन साफ कर चुकी थी। भाभी, जमीन तो आपने साफ कर ली, लेकिन इसमें बोएंगे क्या? हमारे पास तो न पौधे हैं और न ही बीज। लेकिन हमारे पास थोड़े से पैसे तो हैं, हम शहर जाकर नर्सरी से कुछ पौधे खरीद लेंगे। हाँ, ये सही आइडिया है। रुको, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, मैं भी दे देती हूँ। सभी बहुएं मुश्किल समय के लिए जो थोड़े थोड़े पैसे बचाकर रखे थे वो सब लाकर दे देती हैं। इसके बाद पूजा और निधि शहर से सब्जियों के पौधे लेने चली जाती हैं। दादी, दादू, हम तो यहाँ बोर हो रहे हैं, यहाँ तो हमारा कोई दोस्त भी नहीं है। हाँ, पूरा दिन घर में ही रहना पड़ता है। वैसे ये गुफा वाला घर तो अच्छा है, चलो हम यही छप्पन छुपाई खेलते हैं। हाँ भाई, अब तुम्हारा ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना। चलो, मैं ही तुम्हारा छोटा दोस्त बन जाता हूँ। हाँ, दोनों बच्चे अपने दादू के साथ छुपन छुपाई खेलने लगते हैं। चलो हम भी जंगल में चलते हैं, कुछ फल मिल जाएंगे तो हमारा राशन और ज्यादा दिन चल जाएगा। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। आज हम उस तरफ चलेंगे तो हो सकता है वहाँ संतरे और आड़ू भी लगे हो। वंदना और नैना गुफा वाले घर से जंगल की दूसरी तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में नैना को बहुत सुंदर फूलों के पौधे दिखाई देते हैं। अरे देखो तो कितने सुंदर फूल खिले हैं, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने खुद यहाँ अपनी फ्री नर्सरी खोल दी हो। हाँ सही कह रही हो, इन फूलों से तो आराम से अपनी खुद की नर्सरी बनाई जा सकती है। वंदना के मुंह से ये बात सुनते ही नैना को भी एक आइडिया आता है। बचपन से ही उसे फूल पौधों का बहुत शौक था। मैं गांव में सोचती थी कि जब हमारा घर बन जाएगा तो इसके चारों तरफ तरह तरह के फूल लगाऊंगे, लेकिन हमारा घर ही चला गया। तो क्या हुआ, आप अपने गुफा वाले घर के लिए ही पौधे लगा लो। नैना जंगल से कुछ छोटे छोटे फूलों के पौधे उखाड़ कर ले आती है और उन्हें गुफा वाले घर के आसपास लगा देती है। इधर पूजा और निधि बाजार से सब्जियों के पौधे लेकर लौटती हैं। इतने सुंदर फूल और पौधे देखकर पूजा हैरान हो जाती है। अरे वाह, ये पौधे कहाँ से लाई तुम? यही पौधे तो बाजार में बहुत महंगे मिल रहे थे। अरे ये तो जंगल में बहुत सारे लगे हुए हैं।
हाँ, लेकिन सबको ये बात नहीं पता। वैसे भी जंगल इतना उबड़ खाबड़ है कि लोग मुफ्त में ढूंढने से बेहतर पैसे देकर खरीदना पसंद करते हैं। तो क्यों ना मैं अपनी एक छोटी सी नर्सरी बनाऊं, उसमें ये पौधे तैयार करूंगी और फिर शहर में जाकर बेचूंगी। हाँ भाभी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। नैना को भी अपना काम शुरू करने का रास्ता मिल जाता है। वो जंगल से पौधे लाकर छोटी छोटी पॉलीथीन की थैलियों में तैयार करने लगती है। इधर निधि ने गुफा के बाहर सब्जियों की बेलें लगा दी थीं। कुछ ही दिनों में बेलें बढ़ने लगती हैं। अरे बेटा, इन बेलों को बांस की लकड़ियों का सहारा दे दो, नहीं तो सारी बेलें खराब हो जाएंगी। लेकिन पापा, यहाँ बांस कहाँ से ढूंढूं? अरे हमारी गुफा के पीछे ही तो इतने सारे बांस के पेड़ हैं। चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ। सरला और निधि बांस काटकर बेलों के लिए मचान बना देती हैं। अब लौकी, तोरई और कद्दू की बेलें उस पर चढ़ने लगती हैं। उधर पांचों बेटों को भी काम मिल चुका था। वे रोज शाम को राशन लेकर लौटते और पूरा परिवार गुफा वाले घर में धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी बसाने लगता है। दूसरी तरफ, अरे भाई, कहाँ गायब हो आजकल? कई दिनों से मुलाकात ही नहीं हुई। क्या बताऊं यार, काम इतना बढ़ गया है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही। अरे हाँ यार, मेरे यहाँ भी काम बहुत बढ़ गया है। आजकल स्कैम और फ्रॉड के केस इतने ज्यादा आने लगे हैं कि दिन भर उन्हीं में लगे रहते हैं। विकास की बात सुनकर अंकित को अमित और दीपक की याद आ जाती है। यार सही कह रहा है, मेरा एक दोस्त है बहुत गरीब। उसने जैसे तैसे घर बनाने के लिए पैसे जोड़े थे, लेकिन एक आदमी ने उन्हें लालच देकर सारे पैसे हड़प लिए। कहता था कि पैसे दोगुने हो जाएंगे। कहीं वो यही फ्रॉड ही तो नहीं? विकास अपने फोन में एक फोटो दिखाता है। अरे हाँ, यही है। ये अपना नाम संदीप बता रहा था। पता नहीं ऐसे लोग कितने नाम बदलते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारी टीम इसे पकड़ने में लगी हुई है। बहुत जल्द इसे पकड़कर सजा दिलाई जाएगी। दोनों दोस्त कुछ देर बात करते हैं, फिर विकास वहां से चला जाता है। कुछ दिन के बाद, अंकित, अपने दोस्त को बता देना कि हमने उस आदमी को पकड़ लिया है, उसे सजा भी मिल गई है। ये सुनकर अंकित बहुत खुश हो जाता है। अमित यार, कहाँ है तू ये बात सुनता तो सच में बहुत खुश हो जाता। अंकित बहुत कोशिश करता है, लेकिन अमित और उसका परिवार कहीं नहीं मिलते। इधर कुछ दिनों के बाद गुफा वाले घर के बाहर सब्जियों की शानदार फसल तैयार हो जाती है। मम्मी, पापा, दीपक, देखो कितनी सारी सब्जियां आ गई है। भिंडी, तोरी, लौकी और बैंगन, एक एक पौधे पर कितनी ज्यादा सब्जियां लगी है। हाँ भाभी, नर्सरी वाले अंकल ने कहा था कि ये हाइब्रिड पौधे हैं, इसलिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ वंदना भी अपने तालाब में जाकर मछलियां देखती है। तालाब छोटी छोटी मछलियों से भर चुका था और कई मछलियां बड़ी भी हो गई थीं। वो खुशी खुशी घर लौट आती है। इधर सभी लोग मिलकर सब्जियां तोड़ रहे होते हैं। मम्मी, हम इतनी सारी सब्जियों का क्या करेंगे? हाँ, ये सब्जियां तो खराब हो जाएंगी, हमसे तो इतनी सब्जी खाई भी नहीं जाएगी। बच्चे सही कह रहे हैं। एक काम करते हैं, इन सब्जियों को शहर में बेच आते हैं। मेरे पास भी बेचने के लिए कुछ है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वंदना पूरे परिवार को तालाब के पास ले जाती है और मछली पालन की सारी बात बताती है। भाभी, हमें तो पता ही नहीं था कि आपके अंदर ये हुनर भी है। भैया वो सब छोड़ो, मछलियाँ तो सच में बहुत महंगी बिकती हैं। भाभी, आप जल्दी से जाल डालकर निकालो, आज तो हमारी अच्छी कमाई होगी। एक तरफ निधि और पूजा अपनी सब्जियां तोड़कर टोकरियों में भरती हैं, तो दूसरी तरफ वंदना मछलियां निकालकर उन्हें भी टोकरियों में रखती है। नैना भी अपने तैयार किए हुए कुछ पौधे उठाती है, जिसके बाद सभी लोग सब्जियां, मछलियां और पौधे बेचने के लिए शहर के बाजार में निकल जाते हैं। इधर अंकित की नजर अमित पर पड़ती है। वो तुरंत उसके पास आता है। अरे अमित यार, कहाँ था तू? मैंने तुझे कितना ढूंढा भाई, लेकिन किसी ने तेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। भाई क्या करते, घर टूट गया था, लोगों ने हमें सहारा नहीं दिया, इसलिए हमें जंगल में आना पड़ा। अब वही जंगल हमारा घर बन गया है। यार मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मुझसे मदद भी नहीं मांगी और मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। नहीं भाई, हमें पता था कि आपका भी बहुत छोटा सा घर है और हम लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए हमने नहीं कहा। वैसे मेरा एक दोस्त पुलिस ऑफिसर है, वो बता रहा था कि संदीप को उन्होंने पकड़ लिया है और उसे सजा भी मिल गई है। हाँ, उसे तो सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत हानिकारक हैं, खासकर हम जैसे गरीब लोगों के लिए। सभी लोग कुछ देर बातें करते हैं। अमित अंकित को पूरी कहानी बता देता है। सही है भाई, सच्ची कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। चलो अब तुम अपना काम करो, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, ठीक है? इतना कहकर अंकित वहां से चला जाता है। अमित और दीपक भी वापस अपना काम करने लगते हैं।
उधर बाजार में पिंकी और पूनम सब्जियां खरीदने आती हैं। दोनों पड़ोसन आगे बढ़ती हैं। तभी उनकी नजर निधि और पूजा की ताजी ताजी सब्जियों पर पड़ती है। और देखो इनके पास कितनी ताजी सब्जियां हैं। जैसे ही पिंकी दोनों औरतों को पहचानती हैं, वो उनके पास चली जाती हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब्जियाँ कहाँ से आई? आपको आम खाने हैं या गुठलियाँ गिनने हैं? अगर सब्जी लेनी है तो ले लीजिए, वरना किसी और से खरीद लीजिए। आपको क्या लगा था हमें कोई सहारा नहीं देगा? तो हम यूं ही भटकते रहेंगे। हमें जंगल में आसरा मिल गया और अब हम गुफा वाले घर में रहते हैं। दोनों पड़ोसन शर्मिंदा हो जाती हैं। तभी सरला भी वहाँ आ जाती है। अरे बहन, अफसोस करने से क्या फायदा, चलो हमारे गुफा वाले घर चलकर देख लो कि हम कहाँ रह रहे हैं। सरला के इतना कहते ही दोनों पड़ोसन उसके साथ चल पड़ती हैं। इधर निशा ने निक्की के साथ मिलकर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। खाने की खुशबू पूरी गुफा में फैल रही थी। दोनों बच्चे बाहर झरने के पास खेल रहे थे। जैसे ही पिंकी और पूनम गुफा वाला घर देखती हैं, वो हैरान रह जाती हैं। अरे तुम लोगों ने तो इसे किसी आलीशान घर से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। और खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। निशा बहू ने यहाँ भी अपने हाथों का जादू चला दिया। चारों तरफ हरियाली, ताजी सब्जियां और सजा हुआ गुफा वाला घर। ये देखकर पिंकी और पूनम भावुक हो जाती हैं। बहन, हमें माफ कर दो, हमें बहुत पछतावा हो रहा है कि उस दिन हमने तुम्हें सहारा नहीं दिया। कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों ने उस दिन हमें अपने घर में रोक लिया होता ना, तो शायद हमें इतना अच्छा ये गुफा वाला घर कभी नहीं मिलता। इसलिए हम तो तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। राजेश की बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। सरला का पूरा परिवार पिंकी और पूनम को भी माफ कर देता है। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।